नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। घटना 1960 से 70 के दशक के बीच की है, जब 1967 के अंदर भारतीय राजनीति के अंदर हरियाणा का एक किस्सा बड़ा ही फेमस सामने आता है। किस्सा क्या था कि गयाराम नाम का एक विधायक था। उसने मात्र 15 दिन के ड्यूरेशन में 3 प्रमुख राजनीतिक दलों को उसने परिवर्तित कर दिया। इसका मतलब ये कि वो आया तो अब उसे कहा गया आयाराम, और जब वो गया तो उसे कह दिया गया गयाराम। आज भारतीय राजनीति में से कई आयाराम आ रहे हैं और कई गयाराम आ रहे हैं। तो आयाराम और गयाराम की जो प्रथा है वो आज काफ़ी प्रचलित है। विशेष रूप से हम देखें उदाहरण के रूप में तो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जो घटनाक्रम हुआ, कांग्रेस के जो प्रमुख युवा नेता बीजेपी की तरफ आए। इसी प्रकार हम बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल के अंदर जो है वो पहले बीजेपी में जाते हैं, वहाँ उनके निहित स्वार्थ पूरे नहीं होते, वो फिर से टीएमसी में आ जाते हैं। ये क्या है? ये वो आयाराम गयाराम ही है। उस समय जब ये परंपरा थी, जब ये चली थी, तो सभी राजनीतिक दलों ने सोचकर विचार किया कि अगर ऐसा चलेगा तो हम राजनीतिक दलों को कौन पूछेगा। ये तो नेता जब चाहेंगे तब हमें एक तरह से अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। दूसरा बड़ा, पहली बात तो राजनीतिक दलों को कंट्रोल करेंगे, और दूसरी बड़ी बात जो आती है वो ये कि जब जनता वोट देती है किसी भी कैंडिडेट को, तो उसके पीछे राजनीतिक दल को भी ध्यान रखती है, उस राजनीतिक दल की विचारधारा को भी ध्यान रखती है। तो वो व्यक्ति जीतता है उस राजनीतिक दल की विचारधारा के कारण से भी जीतता है, उस राजनीतिक दल के सपोर्ट के कारण से भी जीतता है, लेकिन फिर वो उसका लाभ उठाता है। तो इसलिए उसमें कुछ होना चाहिए। ये सब बातें जब सामने आई तब 1985 के घटनाक्रम की हम बात करेंगे। 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ, और ये संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची को हमारे यहाँ पर ऐड कर देता है, जोड़ देता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। 10वीं अनुसूची जुड़ी। अब 10वीं अनुसूची में प्रावधान क्या रखे गए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिएगा, सबसे पहला कि अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल में निर्वाचित होता है और फिर वो व्यक्ति किसी दूसरे राजनीतिक दल में चला जाता है तो वो अवैध घोषित होगा। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय निर्वाचित होकर के आता है और फिर वो किसी राजनीतिक दल में चला जाता है तो वो अवैध घोषित होगा। और तीसरी बड़ी बात, अगर कोई व्यक्ति मनोनीत की बात आ रही है, अगर कोई व्यक्ति मनोनीत हो गया है और उसके बावजूद वो किसी राजनीतिक दल में जा रहा है तो वो अवैध घोषित होगा। अब आपके माइंड में प्रश्न आएगा कि सर ये अगर प्रश्न है तो निश्चित रूप से बहुत से लोग जो जितने हो रहे हैं वो सब के सब अवैध घोषित हो जाना चाहिए, लेकिन फिर वो नहीं हो रहे। तो उसका एक बड़ा रीजन आता है, वो आता है इसकी अयोग्यता घोषित करने की शक्ति किसके पास है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण रूप से हमारे सामने आती है। तो अयोग्य घोषित करने की शक्ति होती है सदन के अध्यक्ष के पास। किसके पास होती है? सदन के अध्यक्ष के पास। अब कॉमन सेंस ये पैदा होता है कि सदन का अध्यक्ष कौन बनता है? जिस राजनीतिक दल का उस सदन में सरकार है, जिस किसी की सरकार है, उसी का क्या बनेगा? अध्यक्ष बनेगा। ये अमूमन हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल निश्चित रूप से बहुमत के कारण से बन जाता है। अब वो अध्यक्ष जो है वो निश्चित रूप से अपने राजनीतिक दल की ओर झुका हुआ भी रहता है। उदाहरण के रूप में अगर आपको बताऊं तो राजस्थान का एक उदाहरण है। पिछले विधानसभा के अंदर जब पहले, अभी वर्तमान में कांग्रेस गवर्नमेंट है, इससे पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब वहां पर क्या, अशोक गहलोत उस समय मुख्यमंत्री थे और माननीय दीपेंद्र सिंह जी शेखावत वहां पर क्या थे, उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे। किंतु घटनाक्रम क्या हो जाता है कि दीपेंद्र सिंह जी के समय बसपा वो पूरी की पूरी राजस्थान की बीएसपी कांग्रेस में कन्वर्ट हो गई, पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई। अब क्या होता है कि इस बात को देख करके ये प्रश्न उठा कि भाई इन्हें अवैध घोषित कीजिए। क्यों? क्योंकि बसपा की मुखिया मायावती जी ने ये कहा कि भाई हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण से ये तो यहाँ राजस्थान की इकाई के लोग ही तो हैं और ये ट्रांसफर हो गए, तो ये तो गलत है। 2/3 से अधिक होते अगर हमारी पार्टी के तो बात अलग थी, लेकिन ये तो इकाई, राजस्थान इकाई के लोग गए हैं तो अवैध होने चाहिए। तो फिर इस समय विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ठीक है, मैं इस पर विचार करता हूँ। ऐसे कहते कहते उन्होंने पूरे 5 साल निकाल दिए कि विचार करते हैं, और वो पूरी की पूरी वो सरकार चली गई। उस समय सारा कार्यकाल करके कंप्लीट, और वो चली गई। अब ऐसी स्थिति के अंदर वो सारे नियम बैठे रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए जो है ये बड़ी बात सामने आती है
कि अध्यक्ष जो है वो सर्वे सर्वा इस मामले में हो जाता है। अब अगली बात हम करें कि दल बदल विरोधी कानून का अपवाद क्या है। अपवाद की मैं बात करूं तो अपवाद यह है कि 2/3 विधायकों का विलय हो जाए। अभी मैंने बताया आपको कि अगर कोई राजनीतिक दल अपने 2/3 विधायकों को ट्रांसफर अगर किसी पार्टी में कर देता है, उसे विलय मान लिया जाएगा, या उस राजनीतिक दल के 2/3 विधायक खुद इकट्ठे होकर के और किसी दूसरे राजनीतिक दल में विलय कर दे तो वो विलय स्वीकार्य होगा, उसे विलय माना जाएगा, उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। ये बात इसके अंदर इस प्रावधान, इसी कानून के तहत ये प्रावधान किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क क्या है, कितने लाभदायक है और क्या ये कानून गलत है, तो कितना तो हमें ये लाभदायक है और कितना ये हमारे विपरीत है, इस बात को हम देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, पक्ष की बात अगर हम करें तो ये दलों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से दलों का महत्व बढ़ा है। दल जो है क्यों बढ़ा, ध्यान से समझिएगा। अगर आज की तारीख में कोई 2/3 से कम व्यक्ति जाते हैं तो वो अवैध घोषित होने की संभावना है। इसलिए कोई भी राजनेता जिस राजनीतिक दल से जीत करके आया है आसानी से किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा, मतलब उस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ रहेगा, तो राजनीतिक दल का महत्व बढ़ गया। अब इसी प्रकार से इसके विपक्ष के तर्क की अगर हम बात करें, विपक्ष का तर्क तो वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर क्या हो जाता है, खतरा। निश्चित रूप से दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बड़ा खतरा सामने आता है। कैसे, अब आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल के जो विधायक हैं वो अगर अपनी विचारधारा में परिवर्तन कर लेते हैं, उनकी सोच में परिवर्तन हुआ है, वो किसी दूसरी विचारधारा से प्रभावित हुए हैं, तो वो चाह कर के भी दूसरे राजनीतिक दल में जा नहीं सकते और इस कारण से उनकी जो विचारों की अभिव्यक्ति है, जो विचारों की जो सोच उनमें पैदा हुई है उसे वो अभिव्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे खतरा दिखाई देता है। तो फिर अब क्या करें, क्या इसकी प्रासंगिकता है, क्या इसे रखा जाए या इसे फिर खत्म कर दिया जाए? तो दोस्तों इसे रखा जाए, ये बात हम किस तर्क के आधार पर कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण, या भारत के अंदर मान लीजिए सबसे महत्वपूर्ण है जनता। जनता ने जब भी किसी व्यक्ति को वोट दिया या कोई भी विधायक को अगर जनता अगर किसी विधायक को वोट देती है तो किस आधार पर देती है, राजनीतिक दल के आधार पर भी देती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व, जो उस राजनीतिक दल के जो नेता है उस नेता के व्यक्तित्व के आधार पर देती है, उस पूरे राजनीतिक दल के लीडर के आधार पर भी तय करती है। जैसे मोदी जी के नाम पर पूरे भारत में जो है किसी राजनीतिक दल को, बीजेपी को जो है वो बहुमत मिल गया, तो इस आधार पर भी वोट मिलते हैं। इसलिए जो है वो जनता के साथ खिलवाड़ हो जाता है जब कोई नेता जनता से वोट लेकर के किसी दूसरे राजनीतिक दल में चला जाता है। इसलिए जन भावनाओं के आधार पर अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बढ़िया कानून है, इससे जनता की भावनाएं कुछ हद तक बची हुई रह सकती हैं। अब बात करते हैं कि ये सबसे बड़ा नुकसानदायक क्यों है। तो देखिए, राजनीति जो दल बदल जब होता है ना तो देश को बड़ा नुकसान होता है, और वो बड़ा नुकसान क्या है, वो बड़ा नुकसान है कि राजनीतिक दल जो हैं वो अपने उन नेताओं पे ध्यान केंद्रित कर लेते हैं जो नेता उन्हें छोड़ करके जा रहे हैं। वो इस बात पर ध्यान देना बंद कर देते हैं कि किस प्रकार से हम देश का विकास करें, क्योंकि उनका ध्यान पूरी तरह से अपनी सरकारों को बचाने में लग जाता है। और ये बड़ा नुकसान प्रदेश को मान लीजिए चाहे देश को मान लीजिए, ये बड़ा नुकसान देश को उठाना पड़ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस प्रकार के कानून को और मजबूत किया जाए, और सुझाव के रूप में कह सकते हैं कि अगर इनको अयोग्य घोषित किया जाता है तो कम से कम 6 साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। क्यों? क्योंकि 6 साल के अगर हम अवधि के लिए उसे अयोग्य घोषित करते हैं तो 2-3 चीज़ें बड़ी स्पष्ट रूप से हमारे सामने आती हैं। पहली बात कि वो व्यक्ति जो 6 साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया है वो आज जब चुनाव होंगे उस आज के 5 साल बाद में वोटिंग होगी, उस वोटिंग का वो हिस्सा नहीं बन पाएगा। और जब वो उस वोटिंग का हिस्सा नहीं बनेगा और अगले चुनाव के लिए फिर 5 साल उसे रुकना पड़ेगा, तब तक उसका राजनीतिक करियर खत्म हो चुका होगा। और यही उसकी सबसे बड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि उसने जनता के साथ धोखा किया है। तो ये था दोस्तों दल बदल का कानून। इसी प्रकार के शानदार जो है वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप लाइक करें, जी हाँ, सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और बेल आइकन जरूर दबा दें, और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।